दोस्तों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं इंजीनियर अनीस अहमद साहब के पास और बात करने आए हैं कुछ खास मुलाकात प्रोग्राम के तहत, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी कैंट विधानसभा से की है टिकट की दावेदारी। लंबे अरसे से जनता के बीच खिदमत खल्क करते रहे हैं। बीते दिनों कोरोना वायरस संक्रमण का दौर आया था, तब भी इंजीनियर साहब किसी से पीछे नहीं थे। अच्छी तरीके से लोग परिचित हैं। अब किसे कैंट विधानसभा में समाजवादी पार्टी से टिकट के प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं इंजीनियर अनीस अहमद से। क्या होगा आपका घोषणा पत्र, क्या होगा आपका विकास का रोड मैप, क्यों चुनी है आपने समाजवादी पार्टी, क्यों दूसरे दलों से जुदा है समाजवादी पार्टी। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम आपसे बात करने जा रहे हैं। इंजीनियर अनीस अहमद, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, आप किसी ऐप पर हमें देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अनीस अहमद, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आपका सियासी सफ़रनामा क्या है। राजकीय सेवा में आप कब से कब तक और कौन से विभाग में रहे थे, कब आपने नौकरी छोड़ी थी, कैसे आपने राजनीतिक दल में शामिल हुए। इंजीनियर अनीस अहमद बरेली। ऐसा है, राजनीतिक जीवन परिचय के बारे में मैं बता दूं। मैं छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूं। मैं जीएफ कॉलेज में उपाध्यक्ष रहा हूं। वहां से मेरी राजनीति शुरू हुई। उसके बाद मैं 79 में सर्विस में आ गया, उत्तर प्रदेश जलनिगम में एज ए जूनियर इंजीनियर के पद के ऊपर। वहाँ भी जब मैं आया तो 91 में मैंने मुलायम सिंह को तिलहट से चुनाव लड़ाया, उपचुनाव। और उस टाइम समाजवादी पार्टी 92 में बनी थी, तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर हामिद सईद खां, उनको शाहजहाँपुर का ज़िला अध्यक्ष बनाया गया था। तो जब से मैं समाजवादी पार्टी के साथ लगातार जुड़ा रहा हूँ और इसी बीच में सर्विस भी करता रहा हूँ। सर्विस के साथ साथ में मेरी राजनीतिक भी सफ़र रहा है। 2011 में सुश्री मायावती जी ने मुझसे बीआरएस दिलवा करके मुझे कैंट 125 कैंट से चुनाव लड़ने के लिए कहा। और लास्ट मोमेंट में जब नॉमिनेशन पर्चा भरा जा रहा था, उसी टाइम मेरे पास खबर भेजी कि आपका सिंबल चेंज कर दिया गया है, आपको टिकट काट दिया गया है। तो मैं उस टाइम निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, क्योंकि मैं बीआरएस ले चुका था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैं निर्दलीय के रूप में और आईएमसी से समर्थन लेकर के चुनाव लड़ा और 24,353 वोट मैंने पाया। ये मेरा राजनीतिक सफ़र यहाँ से शुरू होता है। 2017 में जब 2017 का चुनाव आया तो मायावती जी को एहसास हुआ कि हमने टिकट गलत काट दिया था और उन्होंने मुझसे बुला के कहा कि मुझसे गलती हुई है और अब आप चुनाव जीत जाते, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया था। अब मैं आपको शहर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहती हूँ। तो मैं 2017 का शहर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन उस टाइम माहौल एकदम गठबंधन वर्सेस बीजेपी का हो गया। तो ये मेरा राजनीतिक सफ़र है, यहाँ से मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू होता है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपकी तालीम के लिहाज से आपने प्राइमरी एजुकेशन, माध्यमिक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कब से कहाँ तक की। ऐसा है, मैं शाहजहाँपुर इस्लामिया इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया और जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर से मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद किसी वजह से मैं यहाँ पर मैंने पॉलिटेक्निक में बरेली आकर के एडमिशन लिया। मैंने 78 में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में किया। उसके बाद 79 में मैं सर्विस में आ गया और 79 से मैं 11 तक सर्विस में रहा। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से मैंने रिटायरमेंट लिया जलनिगम CNDS से। मेरा तीसरा सवाल आपसे यह है कि आपने जब बहुजन समाज पार्टी छोड़ी तो कांग्रेस भी आपके सामने विकल्प थी, जो कि नेशनल पार्टी है, लेकिन वो सेकुलर सोच की है, समान विचारधारा की है। आपने कांग्रेस ना चुन के एकदम समाजवादी पार्टी साइकिल के निशान को ही क्यों चुना। ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी ज़रूर है,
लेकिन क्योंकि उसके जो पोजीशन ख़राब हुई है वो अपनी हवा नहीं बना पा रहे हैं, जनता के बीच में उनका कोई प्रोग्राम कामयाब नहीं हो रहा है। रहा सवाल समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी ने तमाम एक्सप्रेस वे बनाए, मेट्रो ट्रेनें चलाईं और एयरपोर्ट्स का उद्घाटन किए, शिक्षा के सिलसिले में काफ़ी काम किया, स्वास्थ्य के संबंध में काफ़ी काम किया, बिजली के संबंध में काफ़ी काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि आज के हालात में समाजवादी से बेहतर कोई और पार्टी नहीं हो सकती बीजेपी को हराने के लिए, तो इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में गया हूँ। तो देखा जा रहा है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के प्रति बहुत एकदम नरम है और झोलों में राशन भी बांट रही है, तमाम तरीके की इमदाद बांट रही है, दरवाजे खजाना खोल दिया गया है। आप क्या मुतमईन नहीं है सरकार के इस फैसले से? ऐसा है, ये जो इस बार राशन बांटा जा रहा है ये जनता के साथ एक तरीके का धोखा किया जा रहा है। 98 रुपये का राशन दे करके योगी और मोदी सरकार अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। इसमें 98 रुपये से गरीब जनता का भला होने वाला नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से ये एक तरीके से प्रैक्टिस कराई जा रही है भीख मांगने की, कि तुम लोग तैयार हो जाओ इसके लिए कि तुम्हें आगे इसी तरीके का अनाज मिलेगा, इसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी गुजर बसर होगी, क्योंकि अडानी अंबानी के हाथ में सब अनाज चला जाएगा, ये उनके हिसाब से बांटा जाएगा और गरीब को मजबूर होना पड़ेगा गुलामी करने के लिए, भीख मांगने के लिए। ये भीख मांगने की प्रैक्टिस कराई जा रही है, चुनावी स्टंट है इनका और कुछ भी नहीं है। निजीकरण के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण में यह है कि सारी चीज़ें ये बेचते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि रेलवे, LIC, एयरपोर्ट, तमाम चीज़ें बेच दी हैं, सेल बेच दिया, कोई चीज़ बची नहीं है। अब रहा सवाल जो किसानों की ज़मीन बची है उसको भी ये बेचने जा रहे हैं, गिरवी रखने जा रहे हैं अडानी और अंबानी के हाथ में। 10 महीने से किसान चिल्ला रहा है और इस सरकार के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। कल ही आपने देखा होगा कि अमेरिका में भी इनका विरोध किया गया, अमेरिका में भी इनको गो बैक के नारे लगाए गए, वहाँ पर भी किसानों के जो समर्थक लोग थे उन्होंने इनको गो बैक के नारे लगाए और ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने गिरवी रख दिया है पूरे देश की ज़मीन को, तो इसलिए सुनने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी किसी किस्म से। अनीस अहमद साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे और है कि चलिए आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी जनता के कल्याणकारी हितकारी पार्टी है, आपको अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने फिर से मुख्यमंत्री चुन भी लिया तो इस बात की क्या गारंटी कि आप बिरादरीवाद नहीं करेंगे, यानी यादववाद नहीं होगा, मुस्लिम बात तुष्टीकरण नहीं होगा, कब्रिस्तानों की दीवारें जो बनवाई गई थी वो नहीं बनेंगी और केवल परिवारवाद नहीं होगा? इस बात की मुतमईन कैसे करेंगे जनता को? इन सवालों के जवाब। ऐसा है, परिवारवाद की जहाँ तक बात है तो आप देखिए कि समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह जो उनके चाचा होते हैं वो अलग अपना वो चला रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो साबित नहीं होता कि परिवारवाद चल रहा है। और अभी कल ही एक रिज़ल्ट आया है UPSC का, उसमें तमाम यादव जो UPSC में सेलेक्ट हुए हैं, जबकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसके अंदर टैलेंट है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर वो सिलेक्ट हो रहा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर अखिलेश यादव जी की सरकार होती और ये यादव आते तो ये इल्ज़ाम लगता है उनके ऊपर। और बिल्कुल भी कोई भी बिरादरीवाद का यहाँ पर भाई भतीजावाद का सिलसिला नहीं है। आप देखिए कि हमारे बरेली ज़िले का जो अध्यक्ष बनाया हुआ है वो एक मौर्य बिरादरी से बहुत ही जूनियर लेवल का आदमी को बनाया है, और नहीं तो यादव तमाम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, यादव को किसी को बना सकते थे, किसी मुस्लिम को भी बना सकते थे, लेकिन क्योंकि मौर्य को बनाया है, समाजवादी पार्टी तमाम बिरादरी, तमाम समाज को लेकर के साथ चल रही है। तमाम समाज के लोग आज की तारीख में ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे कुशवाहा हो, मल्लाह हो, मौर्य हो, उर्मी हो या जाटव हो, दलित तमाम लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी के अंदर।
ये इल्ज़ाम लगाना तो बिल्कुल सरासर गलत है। तुष्टीकरण का वहाँ राजनीति नहीं होती है, क्योंकि अखिलेश यादव एक मात्र ऐसा नेता है जो सब समाज को लेकर चलना चाहते हैं, सब समाज को लेकर चलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। साहब, आखिर में हमारे चैनल के जानिब से आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से जो आपको देख रहे हैं? ऐसा है, मैं तमाम बरेली के जनता से और प्रदेश की जनता से ये अपील करता हूँ कि इस बार एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के लिए काम करें, बूथ स्तर पर काम कराएं, वोट और बूथों को मजबूत बनाएं। जब बूथ मजबूत होगा तो बूथ जीतेगा और सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के लिए सब लोग काम मिलजुल कर करें, यही मेरा अनुरोध है। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय मुलायम।